सरकार की तरफ से कभी कोई नई आर्थिक घोषणा होती है, कभी गांव के लिए कोई डिजिटल स्कीम आती है। पहली नज़र में ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग-अलग लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सब एक बड़े सोचे-समझे प्लान का हिस्सा है? चलिए, आज इन्हीं बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के विकास का ये बड़ा ब्लूप्रिंट असल में दिखता कैसा है। तो इस सफर में हम सबसे पहले राष्ट्र के इस महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट को समझेंगे। फिर देखेंगे कि आर्थिक औजारों को कैसे तेज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी से डिजिटल पुल कैसे बन रहे हैं और रोजमर्रा की जरूरतों को कैसे सुरक्षित किया जा रहा है। और हाँ, आखिर में हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े विजन की जिसे विकसित भारत कहा जा रहा है। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अलग अलग लगने वाली नीतियाँ असल में एक ही मशीन के अलग अलग पुर्जों की तरह हैं, जो एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। अब आते हैं हमारे पहले पिलर पर, आर्थिक साधनों को और शार्प करना। देखिए, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम अभी खड़े कहाँ हैं और हमारे पास औजार क्या हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रगति को नापने का तरीका कैसे बदल रहा है और इंडस्ट्री के लिए रास्ते कैसे आसान किए जा रहे हैं। यहीं पर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। एक ऐसी इकोनॉमी जो इतनी तेजी से बदल रही हो, उसे आप सही सही मापेंगे कैसे? पुराने थर्मामीटर से आज का बुखार शायद ठीक से पता ना चले, है ना? और इस सवाल का जवाब हमें इस एक नंबर में मिलता है, 7.6%। ये नए सिस्टम के हिसाब से 2025-26 के लिए अनुमानित जीडीपी ग्रोथ है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो एक मजबूत इकोनॉमी की तरफ इशारा करता है। पर सवाल यह है कि इस नंबर तक पहुंचने के लिए बदला क्या गया है? इस बदलाव की जड़ में है जीडीपी बेस ईयर का कॉन्सेप्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपनी पुरानी कार के स्पीडोमीटर को एक नए डिजिटल स्पीडोमीटर से बदल रहे हैं ताकि आपको एकदम सटीक स्पीड पता चले। बेस ईयर वही रेफरेंस पॉइंट है जिसके आधार पर हम असली आर्थिक ग्रोथ को मापते हैं, और जैसे जैसे इकोनॉमी बदलती है इस रेफरेंस पॉइंट को भी अपडेट करना ही पड़ता है। और ठीक यही किया गया है। पुराने 2011-12 के बेस ईयर को बदलकर अब 2022-23 कर दिया गया है। जरा सोचिए, 2011 में डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट या रिन्यूएबल एनर्जी जैसी चीजें कितनी थीं और आज कितनी हैं? तो ये बदलाव हमारी इकोनॉमी की आज की असल तस्वीर दिखाता है। और अब बात सिर्फ बेस या बदलने की नहीं है। माप को और सटीक बनाने के लिए अब नए जमाने के डेटा सोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि जीएसटी नेटवर्क, पीएफएमएस, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन यानी ई वाहन। मतलब अब अनुमान कम और रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। लेकिन किसी भी इकोनॉमी को सिर्फ मापना ही तो काफी नहीं होता है ना। उसे दौड़ाने के लिए उसके पहियों में तेल भी तो डालना पड़ता है, और यही काम अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए किया जा रहा है। इसी दिशा में एक नई स्कीम आई है, ईएमआई स्कीम। अब इसे आसान भाषा में समझिए। सरकार भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर्स से कह रही है, आप अपना इंपोर्टेड कच्चा माल ले आइए, फैक्ट्री में काम शुरू कीजिए और जो कस्टम ड्यूटी है वो आराम से महीने के आखिरी में चुका दीजिएगा। ये भरोसे पर आधारित एक बहुत बड़ी सहूलियत है। तो इससे होता क्या है? इसका सीधा फायदा यह है कि मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में कैश बना रहता है, जिसे वो तुरंत अपने बिजनेस में दोबारा लगा सकते हैं। इससे देश में प्रोडक्शन बढ़ता है और कुल मिलाकर भारत में बिजनेस करना और भी आसान हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, सबके लिए डिजिटल पुल बनाना। क्योंकि आर्थिक विकास का असल फायदा तभी है जब वो देश के हर कोने तक, हर इंसान तक पहुंचे। और आज के दौर में टेक्नोलॉजी ये पुल बनाने का सबसे ताकतवर जरिया है। इस बारे में डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के सीईओ श्री अमिताभ नाग ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है। वो कहते हैं कि भारत जैसे देश में जहां इतनी भाषाएं हैं, वहां वॉइस टेक्नोलॉजी सिर्फ एक इनोवेशन नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में सबको शामिल करने का एक जरिया है। सोचिए, जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हैं, वहां आवाज ही तो डिजिटल वर्ल्ड का सबसे आसान दरवाजा बन सकती है। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक सोच नहीं है, यह हकीकत में जमीन पर उतर रही है, जहां इंटरनेट का एक एक तार सीधे गांव के लोगों को मजबूत बनाने से जुड़ रहा है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है समृद्धि केंद्र। ये एक फिजिटल सेंटर है, मतलब फिजिकल भी और डिजिटल भी। आप इसे गांव का एक ऐसा अड्डा समझ सकते हैं जहां इंटरनेट की मदद से लगभग हर जरूरी सेवा एक ही छत के नीचे मिल जाती है।
जरा सोचिए, एक ही जगह पर क्या क्या मिल रहा है। शहर के डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह, बच्चों के लिए डिजिटल क्लास, खेती के लिए मिट्टी की जांच की रिपोर्ट, सरकारी योजनाओं की जानकारी और बैंकिंग, मतलब लगभग सब कुछ। ये है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की नींव को सुरक्षित करना। क्योंकि विकास की कितनी भी ऊंची इमारत बना लीजिए, अगर नींव मजबूत नहीं है तो वो संकट के समय टिक नहीं पाएगी। चलिए इसे एक हालिया उदाहरण से समझते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा तनाव बढ़ा तो लोगों में गैस सिलेंडर को लेकर एक चिंता पैदा हो गई। इस ग्राफ पर देखिए, जो औसत बुकिंग रोजाना करीब 56 लाख होती थी, वो घबराहट में बढ़कर लगभग 89 लाख तक पहुंच गई। यानी डिमांड में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब आता है। इस रिकॉर्ड तोड़ डिमांड के बावजूद पूरे देश में कहीं से भी गैस सिलेंडर की कमी की कोई बड़ी खबर नहीं आई। ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे एक बहुत मजबूत सप्लाई चेन लगातार काम कर रही थी। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। देश में ही एलपीजी का प्रोडक्शन 31% तक बढ़ा दिया गया, बंदरगाहों पर गैस के जहाज़ों को पहले जगह दी गई, जमाखोरी पर नज़र रखी गई और लोगों को डिजिटल बुकिंग के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि भीड़ न लगे। तो अब तक हमने जो अलग अलग बातें की, इकोनॉमी को मापना, डिजिटल पुल बनाना, सप्लाई चेन को मजबूत करना, अब वक्त है इन सारी कड़ियों को जोड़ने का। अब हम देखेंगे कि ये सब मिलकर एक बड़ी महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना कैसे बनाते हैं। अगर हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को सार में समझें तो ये 3 बहुत ही सरल स्टेप्स पर आधारित है। पहला, अपनी तरक्की को सही सही मापो। दूसरा, इस तरक्की में हर किसी को शामिल करो। और तीसरा, लोगों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करो। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना? सटीक आर्थिक औजार, सबको साथ लेकर चलने वाले डिजिटल पुल और एक सुरक्षित नींव। ये अलग अलग पॉलिसीज नहीं है, बल्कि एक ही बड़े ब्लूप्रिंट के आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। पर यह सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब ब्लूप्रिंट इतना साफ है, तो इसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू करने में असल चुनौतियां क्या होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।